हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? सभी लोगों को जो इस समय रे ऑप्टिक्स का पार्ट पढ़ाया जा रहा है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एक वीडियो हर एक टॉपिक का मैं इस समय बनाकर आप लोगों को भेज रहा हूं। बहुत ही यूजफुल टॉपिक आपको मिल रहे हैं और आज का टॉपिक तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं आज बताऊंगा पतले लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, और इसी के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि लेंस मेकर रिलेशन क्या होता है। लेंस मेकर सूत्र किसे कहते हैं? ओके, तो पतले लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, राइट। पतले लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, और इसी के साथ में जानना है लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। मेकर माने होता है बनाने वाला। मेकर मीन्स क्या होता है? बनाने वाला। यानी जब हम लोग मार्केट से कोई भी लेंस परचेज करके लाते हैं तो हमें वहां पर जाकर बोलना पड़ता है कि भाई मुझे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस चाहिए। तो वो आपको एक ऐसा लेंस देगा जिसपे प्रिंट रहता है कि इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक। अब जब उस लेंस को किसी भी कंपनी ने बनाया होगा जो लेंसों का निर्माण करती है, तो उस कंपनी ने कैसे ये डिक्लेयर किया होगा या कैसे ये डिसाइड किया होगा कि हाउ टू मेक अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। हम कैसे एक लेंस बनाएं जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो। तो लेंसों को विभिन्न फोकस दूरियों के जब लेंस बनाए जाते हैं, लेंसों का जब निर्माण किया जाता है, तो हम एक फार्मूले की हेल्प से उन लेंसों की फोकस दूरी फाइंड कर लेते हैं कि इसकी फोकस दूरी कैसे 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का लेंस बन सकता है, कैसे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस बन सकता है, या कैसे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस बन सकता है। तो ये हम लोग डिसाइड कर लेते हैं फार्मूले की हेल्प से। तो जिस फार्मूले की हेल्प से हम डिसाइड करते हैं कि कितनी फोकस दूरी का लेंस हमें निर्मित करना है, उसी फार्मूले को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। यानी लेंसों का निर्माण करने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर रिलेशन। तो यहां पर हम इसी से दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो पतले लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र ड्राइव करेंगे, और साथ में ही हम लेंस मेकर सूत्र की स्थापना भी करेंगे, यानी लेंस मेकर सूत्र को ड्राइव भी करेंगे। ओके, तो आइए जानते हैं पतले लेंसों के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। बहुत ध्यान से सभी बच्चे देखें, बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा लगेगा आप सभी बच्चों को। ये बेटा हमने पतला उत्तल लेंस है, ये पतला उत्तल लेंस है, ये इसका द्वारक है और ये इसकी मुख्य अक्ष, ठीक। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है सी, प्रकाशिक केंद्र हो गया इसका। ये इसका पहला पृष्ठ ध्रुव P1 है, ये इसका दूसरा पृष्ठ ध्रुव P2। ओके, एक प्रकाश की किरण, एक कोई बिंदु वस्तु है, बिंदु O पर रखी गई, पॉइंट O पर रखी गई, यहां से एक प्रकाश की किरण चली और इस पृष्ठ के बिंदु ए पर इंसिडेंट,
यहां पर इंसिडेंट। ठीक है, जो लेंस आपने बनाया है इस लेंस का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है, मैंने कहा था वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है। ठीक है, यानी लेंस जिस कांच का बनाया गया है उसका अपवर्तनांक n2 है। और इसके जो बाईं ओर का माध्यम है, लेंस के जो लेफ्ट साइड का मीडियम है उसका अपवर्तनांक n1 है, और जो राइट साइड का मीडियम है उसका अपवर्तनांक n3। यानी लेंस किसी ऐसे स्थान पर रखा गया है जिसके दोनों ओर माध्यम डिफरेंट है, दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है। राइट, इस तरफ जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n1 है, और इस तरफ जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n3 है, और लेंस जिस कांच का बना है उसका अपवर्तनांक n2 है। जब मैं आपको यहां पर बता दूं कि n2 इज ग्रेटर देन n1 एंड n2 इज ग्रेटर देन n3, यानी जो लेंस के कांच का अपवर्तनांक है वो इसकी बाईं ओर के माध्यम के अपवर्तनांक से भी ज्यादा है, और दाईं ओर के माध्यम के अपवर्तनांक से भी ज्यादा है। क्लियर? अब जब ये प्रकाश की किरण यहां से चली, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, तो यहां पर हमें नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। n1 इसको a और इसको c1 कर देते हैं। तो ये मैंने यहां पर एक अविलंब ड्रा कर दिया है, और आप जानते हैं कि जो नॉर्मल ड्रा करते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से, जो ये पृष्ठ है हमारा, ये गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ को अगर आप पूरा करेंगे तो इसका ऑप्टिकल सेंटर कहां पे जाएगा, और अगर इस वाले गोलीय पृष्ठ को हम पूरा करेंगे तो इसका ऑप्टिकल सेंटर इस तरफ जाएगा। चलिए, अब प्रकाश की किरण कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है, तो आप जानते हैं ये अविलंब की ओर झुकेगी, और जब ये अविलंब की ओर झुकेगी तो ये जाकर इस पृष्ठ पर इंसिडेंट हो जाती है। ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट, यहां जब इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई तो यहां पर भी हमें नॉर्मल ड्रा करना है। n2 इसको b कह देते हैं, और ये यहां पर आ जाती है, ये इसका वक्रता केंद्र है c2, इस पे इंसिडेंट हो जाती है। तो एक प्रकाश की किरण जो O से चली वो A पर इंसिडेंट हुई और अपवर्तित होकर के फिर B पर इंसिडेंट हुई, जबकि दूसरी प्रकाश की किरण सीधे O से P1 पर इंसिडेंट होगी और P2 से होते हुए सीधे निकल जाएगी। तो बेटा ये प्रकाश की किरण और जो ये प्रकाश की किरण है ये तो कभी मिलेंगे नहीं, अतः अगर हम इस प्रकाश की किरण को कहां बढ़ा दें, इस प्रकाश की किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ा दें, इस प्रकाश की किरण को पीछे की तरफ बढ़ा दें। ये देखिए जो अपवर्तित किरण दिखाई दे रही है आपको, पेन की नोक को देखिए ध्यान से, इसी को पीछे बढ़ाया गया है, और जो दूसरी इसके प्रकाशित केंद्र से होकर जा रही थी उसको भी पीछे लाया गया, तो इस बिंदु पर मिलेगी नहीं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होगी। इसलिए इस बिंदु वस्तु O का एक आभासी प्रतिबिंब कहां बन जाता है, I' पर बन जाता है। राइट, अब I' पर जो बना हुआ प्रतिबिंब है वो दूसरे पृष्ठ पे, ये जो दूसरा पृष्ठ P2 है, इसके लिए वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? वस्तु का। देख पा रहे हैं? और दूसरा पृष्ठ इसका है, ये B मैं यहां पे लिख देता हूं इस जगह पर, और दूसरा पृष्ठ इसका एक वास्तविक प्रतिबिंब I पर बना होता है, क्योंकि अब प्रकाश की किरण जब अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, और जब दूर हटेगी तो सीधे ये मुड़ेगी ऐसे, और दूसरी यहां से जा ही रही थी ऐसे, इस बिंदु पर आकर के इस बिंदु वस्तु O का वास्तविक प्रतिबिंब एक यहां पर बन जाएगा। तो ध्यान देना है यहां पर, सबसे पहले पृष्ठ P1 ने इस बिंदु वस्तु O का एक आभासी प्रतिबिंब बनाया है,
और ये आभासी प्रतिबिंब जो यहां पर बना हुआ है पृष्ठ P1 के सामने, ये पृष्ठ P2 जो दूसरा सरफेस इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, और दूसरा पृष्ठ इसका एक वास्तविक प्रतिबिंब कहां बना देता है, आई पर बना देता है। चूंकि लेंस पतला है, हमें सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से लेनी है, इसलिए प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u कहलाएगी, और पहले पृष्ठ ने जो प्रतिबिंब बनाया है उसकी दूरी हम लोग v' से डिनोट करेंगे। तो ये दूरी भी प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाएगी। हालांकि दूरियां P1 से लेनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर लेंस पतला है तो सभी दूरियां हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए, अगर यहां से ये दूरी नापी जाएगी तो जब दूसरे पृष्ठ के लिए नापेंगे तो P2 से नहीं नापेंगे, दूसरे पृष्ठ के लिए भी नापेंगे तो फिर C से ही नापेंगे। तो दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम कर रही है, वस्तु का। अतः पृष्ठ P2 से लेकर I' तक की दूरी जो होगी दूसरे पृष्ठ के लिए, जो u होगा वो v' के बराबर होगा। यानी दूसरे पृष्ठ के लिए जो वस्तु की दूरी है वो v' के इक्वल हो जाएगी। वास्तव में तो P2 से लेकर यहां तक की दूरी u होनी चाहिए, लेकिन दूरियां हमने P1 और P2 से ना नाप करके सभी दूरियां कहां से नापी, C से, इसलिए ये डिस्टेंस हमारी v' कहलाएगी। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। और दूसरे पृष्ठ में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाया है उसकी दूरी हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्मॉल v हो गई। तो वास्तव में कॉन्वेक्स लेंस ने कैसे इमेज बनाई, सबको समझ में आया। अब देखिए, अपवर्तन की घटना पहले पृष्ठ पर भी हुई और अपवर्तन की घटना दूसरे पृष्ठ पर भी हुई, यानी दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन की फिनोमेना हुई। तो हम दोनों पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले पृष्ठ के यानी पृष्ठ P1 के अपवर्तन का सूत्र यूज करें। अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, n/v - 1/u बराबर n-1/r। चूंकि बेटा दो पृष्ठ हैं इसलिए आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या भी दो होगी, पहले पृष्ठ की R1 होगी और दूसरे पृष्ठ की R2 होगी। तो n/v - 1/u बराबर n-1/r, या मैंने आपको पढ़ाया था n2/v - n1/u इज इक्वल टू n2 - n1/r, राइट। तो अब देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इसका अपवर्तनांक कितना था, n2, तो ये हो जाएगा n2/v। v की जगह पर क्या रखोगे, v' माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 - n1/r। ये हो जाएगी समीकरण नंबर फर्स्ट। n2/v, v की जगह पर हम लोग v' का यूज करेंगे, n1/u बराबर n2 - n1/r। R1 हमारी पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए, तो दूसरे पृष्ठ के लिए लेंस के दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n3। तो ये हो जाएगा n3/, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v माइनस n2, फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे अपान u, लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए u का मान किसके बराबर है, v' के बराबर है, बराबर हो जाएगा n3 - n2/r। या इसे हम लिख सकते हैं n3/v - n2/v' बराबर, माइनस कॉमन ले लें तो इन ब्रैकेट n2 - n3/r। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, कंफर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई और ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब अगर हम
समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो देखिए n2 अपान v डैश यहां पर प्लस का है और यहां पर n2 अपान v डैश माइनस का है। ध्यान से देख लीजिए, n2 अपान v डैश निगेटिव है, यहां पर n2 अपान v डैश पॉजिटिव है, तो बेटा ये दोनों ही टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा n3 अपान v और यहां पे क्या बचेगा माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचेगा n2 माइनस n1 अपान r1 माइनस का n2 माइनस n3 अपान r2। ये हमारा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ड्राइव हो गया। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ड्राइव हो गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। और ये पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र उस परिस्थिति में है, उस दशा में है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है। लेंस के इस तरफ जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n1 है और लेंस के इस तरफ जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n3। कन्फर्म। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर अगर लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो जाए तो फिर फार्मूला क्या होगा, तो फिर हम वो रिलेशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो 1 मिनट का काम है, आप बहुत आसानी से ड्राइव कर लोगे। कैसे ड्राइव करोगे, अगर लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तो इधर का अपवर्तनांक और इधर का अपवर्तनांक इक्वल हो जाएगा, यानी n3 की जो वैल्यू है वो n1 के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए इसी से हम एक और कंडीशन आपको निकाल के दिखा रहे हैं। आइए जरा इस कंडीशन को भी देखते हैं। विशेष लिखेंगे यहां पे, और विशेष क्या है, यदि लेंस के दोनों का माध्यम समान हो। अगर माध्यम समान होगा तो n3 और n1 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 था, इसका n3 था। अगर दोनों तरफ सेम टाइम मीडियम हो जाएगा, समान माध्यम हो जाएगा, तो अपवर्तनांक दोनों के बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर जो 3 आपने यहां पे लिख रखी है, ये इक्वेशन नंबर 3 आपने लिख रखी है, यहां पर बेटा n3 की जगह पर भी क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n1, और यहां पर भी n3 की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n1, क्योंकि n3 की वैल्यू n1 के इक्वल हो जाएगी। तो जब यहां पे आप n1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, n1 अपान v माइनस का n1 अपान u, पहले से टर्म था हमारे पास, n2 माइनस n1 अपान r1 माइनस n2 माइनस n3 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, n1 अपान r2। n1 इधर हम लोग कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये 1 अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू, इधर n2 माइनस n1 दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो इन ब्रैकेट हो जाएगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। n1 को अपान में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान v माइनस का 1 अपान u इज इक्वल टू, जब ये n1 अपान में जाएगा तो n2 अपान n1 माइनस 1 हो जाएगा। n2 के अपान में n1 जाएगा, और जब n1 के अपान में n1 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। आप सभी बच्चों को पता है n2 अपान n1 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n कहलाता है। तो 1 अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपान r1 माइनस 1 अपान, ये फार्मूला आ जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 4। तो अगर लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, अगर लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है तो 1 अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ये अपवर्तन का सूत्र होता है। और अगर लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है, लेंस के दोनों ओर माध्यम डिफरेंट है, तो n3 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r1 माइनस
N2 माइनस N3 अपॉन R2। तो दोनों ही इक्वेशंस आपके सामने हैं, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम असमान है और जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। कन्फर्म? तो ये बेटा कंडीशन सभी बच्चों को समझ में आ गई अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। और यहीं पर हम एक विशेष टू आपको बता दें, वो विशेष टू क्या है? यदि ये जो वस्तु है, ये जो बिंदु वस्तु O यहां पे रखी हुई, ठीक है, अगर ये वस्तु इनफाइनाइट पे रखी हो, तो अगर ये वस्तु इनफाइनाइट पे रखी होगी तो U का मान कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और आप जानते हैं अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? द्वितीय फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहां बनता है? द्वितीय फोकस पर। ऐसी परिस्थिति में लेंस से प्रतिबिंब की दूरी द्वितीय फोकस दूरी के बराबर हो जाती है, यानी F के बराबर हो जाती है। कंफर्म? इस स्टेप को फिर से ध्यान से सुनो। अगर वस्तु अनंत पे रखी है तो U का मान तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और कोई भी वस्तु अगर अनंत पर रखी होती तो समांतर किरणें आती हैं मुख्य अक्ष के और द्वितीय फोकस पर इमेज बनाती हैं, और ऐसी दशा में ये जो दूरी होती है द्वितीय फोकस दूरी के बराबर हो जाती है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी द्वितीय फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी, यानी V का मान किसके बराबर हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा। अगर F के बराबर हो जाएगा तो 1 अपान V की जगह पर F हो जाएगा, माइनस U की जगह पर इनफाइनाइट हो जाएगा, इज इक्वल टू N माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। समथिंग अपान इनफाइनाइट 0 होता है, तो 1 अपान F इज इक्वल टू N माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। राइट? तो ये हमारा फार्मूला आ गया, 1 अपान F बराबर N माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। किसी भी लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करने का फार्मूला आ गया, और इसी फार्मूले को हम लोग लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लेंस मेकर सूत्र। तो यही बेटा हमारा लेंस मेकर रिलेशन आ गया है। मैं इसको ऊपर भी लिख दे रहा हूं, 1 अपान F इज इक्वल टू N माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। तो ये लेंस मेकर संबंध हो गया, 1 अपान F इज इक्वल टू N माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अगर इस फार्मूले को आप ध्यान से देखिए तो किसी भी लेंस की फोकस दूरी दो बातों पर डिपेंड करती है। एक तो जिस मटेरियल का आप लेंस बना रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसका अपवर्तनांक क्या है, और साथ में उसकी वक्रता त्रिज्याएं क्या है। यानी किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी है, यही बेटा लेंस मेकर रिलेशन भी कहलाता है, लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस फोकस दूरी का लेंस हमें बनाना है तो हमें दो बातों का ध्यान देना होगा कि उसका अपवर्तनांक कितना रखना है, निरपेक्ष अपवर्तनांक उसका कितना होगा, और साथ में ध्यान देना होगा उसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्या होंगी, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ओके, तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, दो कंडीशन मैंने आपको बताई। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम डिफरेंट है, दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है, और एक मैंने आपको विशेष कंडीशन पढ़ाई, अगर लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, हाउ टू ड्राइव इट, कैसे प्रूफ करेंगे, और साथ ही इसी से हम लोग लेंस मेकर सूत्र की स्थापना कैसे करेंगे, लेंस मेकर सूत्र को कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे निकालेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से उम्मीद है ये टॉपिक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। बड़ा टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना है। डायग्राम को बार बार वीडियो को प्ले करें, एक एक पॉइंट को लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करें। बिल्कुल भी कोई भी स्टेप वीडियो का छोड़ा मत करें, बिल्कुल फुली पूरा वीडियो एकदम लाइन टू लाइन पढ़ा करें, देखा करें। ओके, तो उम्मीद है आज का ये वीडियो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।